रिसर्च एथिक्स का जो मकसद होता है, इनका जो कंसर्न होता है वो होता है कि रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हॉनेस्ट हो, रिस्पेक्टफुल हो तमाम इंडिविजुअल्स के लिए जो कि अफेक्टेड होते हैं उनकी रिसर्च स्टडीज़ के साथ, और उनकी जो रिपोर्ट होती हैं उसकी स्टडीज़ की उनके रिजल्ट्स के साथ। तो रिसर्चर जो है यूजुअली एक सेट ऑफ एथिकल गाइडलाइंस उनसे गवर्न किया जाता है और वो असेस्ड होते हैं कि वो प्रॉपर डिसीजन दें और चूज़ प्रॉपर एक्शंस अकॉर्डिंग टू दैट एथिकल गाइडलाइंस। उन एथिकल गाइडलाइंस के मुताबिक अपनी रिसर्च को कंडक्ट करें। हमारी जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है, इसमें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक मेंटेन्स किए एक सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर रिसर्च, और ये जो सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं ये बनाए गए थे 2002 में। आइए इनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं। रिसर्च एथिक्स का जो मकसद होता है, इनका जो कंसर्न होता है वो होता है कि रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हॉनेस्ट हो, रिस्पेक्टफुल हो तमाम इंडिविजुअल्स के लिए जो कि अफेक्टेड होते हैं उनकी रिसर्च स्टडीज़ के साथ, और उनकी जो रिपोर्ट होती हैं उसकी स्टडीज़ की उनके रिजल्ट्स के साथ। तो रिसर्चर जो है यूजुअली एक सेट ऑफ एथिकल गाइडलाइंस उनसे गवर्न किया जाता है और वो असेस्ड होते हैं कि वो प्रॉपर डिसीजन दें और चूज़ प्रॉपर एक्शंस अकॉर्डिंग टू दैट एथिकल गाइडलाइंस। उन एथिकल गाइडलाइंस के मुताबिक अपनी रिसर्च को कंडक्ट करें। हमारी जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है, इसमें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक मेंटेन्स किए एक सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर रिसर्च, और ये जो सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं ये बनाए गए थे 2002 में। आइए इनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं। फर्स्ट जो APA कमेटी थी ऑन एथिक्स पे वॉज सेट अप इन 1952, 1952 में इसको बनाया गया था। हम ये अनटिल द मिड 1960 तक इसका जो रिस्पांस था वो था मेजर क्रिटिसिज्म ऑन मिलग्राम्स नेम नाउ जो फेमस ओबीडियंस स्टडी थी मिलग्राम की, उसके ऊपर था। इसके जो APA मेंबर थे उन्होंने एक फॉर्मल कोड ऑफ एथिक्स को डिस्कस करना शुरू किया। जो APA गाइडलाइंस थी, जो आपको याद रखने वाली चीज़ है, इसमें दो चीज़ें होंगी। एक, सबसे फर्स्ट APA कमेटी ऑफ एथिक्स व्हेन दिस वाज सेट अप, ये 1952 में हुई, और जो फर्स्ट जो मोस्ट रीसेंट वर्जन है ऑफ पब्लिश्ड इसका एथिकल गाइडलाइंस का, वो कब हुआ जी? ये 2002 में हुआ। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कितने इसके एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं APA एथिक्स कोड्स के, तो आपने उस पर याद रखना है द APA एथिक्स कोड कंटेंस 10 एथिकल स्टैंडर्ड्स, और यू शुड बी कम्प्लीटली फेमिलियर विद ऑल ऑफ देम बिफोर बिगनिंग एनी रिसर्च विद ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। तब आप ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के साथ रिसर्च करेंगे तो आपको इन 10 एथिकल स्टैंडर्ड्स को याद रखना ज़रूरी है। तो आइए अब इन पे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो APA कमेटी थी ऑन एथिक्स पे वॉज सेट अप इन 1952, 1952 में इसको बनाया गया था। हम ये अनटिल द मिड 1960 तक इसका जो रिस्पांस था वो था मेजर क्रिटिसिज्म ऑन मिलग्राम्स नेम नाउ जो फेमस ओबीडियंस स्टडी थी मिलग्राम की, उसके ऊपर था। इसके जो APA मेंबर थे उन्होंने एक फॉर्मल कोड ऑफ एथिक्स को डिस्कस करना शुरू किया। जो APA गाइडलाइंस थी, जो आपको याद रखने वाली चीज़ है, इसमें दो चीज़ें होंगी। एक, सबसे फर्स्ट APA कमेटी ऑफ एथिक्स व्हेन दिस वाज सेट अप, ये 1952 में हुई, और जो फर्स्ट जो मोस्ट रीसेंट वर्जन है ऑफ पब्लिश्ड इसका एथिकल गाइडलाइंस का, वो कब हुआ जी? ये 2002 में हुआ। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कितने इसके एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं APA एथिक्स कोड्स के, तो आपने उस पर याद रखना है द APA एथिक्स कोड कंटेंस 10 एथिकल स्टैंडर्ड्स, और यू शुड बी कम्प्लीटली फेमिलियर विद ऑल ऑफ देम बिफोर बिगनिंग एनी रिसर्च विद ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। तब आप ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के साथ रिसर्च करेंगे तो आपको इन 10 एथिकल स्टैंडर्ड्स को याद रखना ज़रूरी है। तो आइए अब इन पे हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद डीप ब्रीफिंग है। ये पोस्ट एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द स्टडी दैट इज़ गिवन टू अ पार्टिसिपेंट स्पेशली इफ डिसेप्शन वाज यूज्ड, कि जब आपकी रिसर्च ख़त्म हो जाती है तो ये पोस्ट एक्सपेरिमेंटल
का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटेशन के बाद। तो ये इस रिसर्च के पर्पस जो था उसको बताया जाता है पार्टिसिपेंट्स को, ख़ास तौर पर उस मौके पर जब उसमें डिसेप्शन यूज़ की जाती है। डिसेप्शन का मतलब हम अभी आगे जाके आपको समझा देंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एक प्रैक्टिस होती है ऑफ कीपिंग स्ट्रिक्टली सीक्रेट एंड प्राइवेट द इंफॉर्मेशन और मेजरमेंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ रिसर्च स्टडी। कॉन्फिडेंशियलिटी जो भी हम रिसर्च स्टडी के अंदर इंडिविजुअल्स के साथ जो उसकी इंफॉर्मेशंस हैं और जो कोई भी मेजरमेंट हैं उसकी बिहेवियरल असेसमेंट के हवाले से उसकी जो भी मेजरमेंट्स है वो तमाम चीज़ें या जो भी हम रिसर्च में मेजरमेंट्स कर रहे हैं वो तमाम को जो है वो सीक्रेट रखा जाता है और प्राइवेट रखा जाता है और उसको दूसरों के सामने बयान नहीं किया जाता। इसको कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट एथिकल कोड है रिसर्च के अंदर। एनोनिमिटी ये एक प्रैक्टिस होती है इंश्योर करने की कि एक जो इंडिविजुअल्स के नेम है उसको डायरेक्टली हम एसोसिएट नहीं करेंगे इंफॉर्मेशंस के साथ या मेजरमेंट के साथ जो कि हमने उस इंडिविजुअल से ली हैं, यानी उसके नाम को इस्तेमाल ना करना, उसके नाम को चेंज करके या उसकी शनाख्त को ज़ाहिर ना करना, इसे एनोनिमिटी कहा जाता है। दिस इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट एथिकल कोड इन रिसर्च एथिक्स। नेक्स्ट जो हमारा एथिकल कोड उसको डिसेप्शन कहा जाता है। अगर जिसकी हम पहले अभी बात कर रहे थे, ये होती है जब एक रिसर्चर पर्पसफुली जो है विद होल्ड करता है इन्फॉर्मेशंस को, यानी वो बयान नहीं करता मालूमात को या मिसलीड्स करता है अपनी पार्टिसिपेंट्स को विद रिगार्ड टू इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टडी, यानी उस स्टडी की तमाम मालूमात को क्लियरली उससे नहीं बताता, विद होल्ड करता है या मिसलीड करता है। इसके दो फॉर्म्स होती हैं, एक को पैसिव और एक को एक्टिव डिसेप्शन कहा जाता है। पैसिव डिसेप्शन या ओमिशन इसका मतलब होता है कि विद होल्ड करना या ओमिट करना इन्फॉर्मेशंस को। जो रिसर्चर होता है इंटेंशनली वो जो है तमाम अपने पार्टिसिपेंट्स को नहीं बताता कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो जो स्टडी के मुतालिक होती हैं, यानी कुछ ऐसी बातें जो स्टडी के अंदर इस्तेमाल की जा रही हैं उनको जानबूझकर वो छुपाता है, दबाता है और नहीं बताता अपने पार्टिसिपेंट्स को। इसे पैसिव डिसेप्शन कहा जाता है। एक्टिव डिसेप्शन या कमीशन का मतलब होता है कि वो जो प्रेजेंट करता है मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टडी टू पार्टिसिपेंट्स, यानी वो गलत मालूमात प्रोवाइड करता है। इसका जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्टिव डिसेप्शन इस मिसलीडिंग है पार्टिसिपेंट्स अबाउट द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ द स्टडी, कि जो उसका ख़ास मकसद है उससे उसे मिसलीड किया जाता है, उन्हें क्लियरली उसे नहीं बताया जाता, तो इसे एक्टिव डिसेप्शन कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट इसमें दो चीज़ें हैं, ये दो नाम आपके सामने आएंगे अगर पेपर में पूछा जाता है। नंबर 1 IRB और नंबर 2 IACUC, इस तरह के दो नाम आ सकते हैं। तो याद रखिएगा इनका मकसद क्या है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर एक कोई भी जो कमेटी जो एग्जामिन करती है तमाम जो प्रपोज रिसर्चेज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स, यानी जो भी रिसर्चेज ह्यूमंस के साथ की जा रही हैं उनमें क्या ट्रीटमेंट की जा रही है, क्या इस तरह से वो रिसर्च की जा रही है, इन तमाम मामलात को देखती है हमारी एक कमेटी जिसको इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड कहा जाता है, IRB, याद रखिएगा, जो ह्यूमन के साथ डील करती है। अच्छा, नॉन ह्यूमंस के साथ हम रिसर्च क्यों करते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। नंबर 1 एक तो है कि अंडरस्टैंड एनिमल फॉर देयर ओन सेक, उनकी एनिमल्स को उनकी हालत में उनके अपने तौर पर जो है उनको स्टडी करना, उनको अंडरस्टैंड करना कि एनिमल्स की जो है वो बिहेवियर कैसा होता है, एक चीज़। दूसरा, अंडरस्टैंड ह्यूमंस, हम एनिमल्स के ज़रिए से ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, तो इसके मैनी प्रोसेसेस जनरलाइज किए जाते हैं फ्रॉम नॉन ह्यूमंस टू ह्यूमंस में। जैसे कि लर्निंग पे जितने भी तजर्बात हुए हैं ज़्यादातर वो जानवरों पे हुए, चाहे वो थॉर्नडाइक ने किए, चाहे वो स्कैनर ने किए, चाहे वो पैवलोव ने किए, बहुत सारे जो हैं उसमें, या टॉलमन्स के थे, उन्होंने नॉन ह्यूमंस को यूज़ किया अपने तजुर्बात के अंदर। तीसरा, टू कंडक्ट रिसर्च दैट इज़ इम्पॉसिबल टू कंडक्ट यूजिंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स, ऐसी रिसर्चेस जो कि ह्यूमंस पार्टिसिपेंट्स पर नहीं हो सकती तो उनको फिर उसके लिए नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स यानी जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है।
जो जानवरों के मामलात के बारे में कमेटी जो एग्जामिन करती है तमाम प्रपोज रिसर्च विद रिस्पेक्ट टू ट्रीटमेंट ऑफ नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स के साथ, उसे IACUC द इंस्टीट्यूशनल एनिमल केयर एंड यूज़ कमेटी कहा जाता है। द इंस्टीट्यूशनल एनिमल केयर एंड यूज़ कमेटी, ये याद रखिएगा। IACUC जो है अप्रूवल मस्ट बी ऑब्टेन्ड प्रायर टू कंडक्टिंग एनी रिसर्च विद नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट। तो तमाम जो नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट के साथ उसके लिए IACUC से परमिशन लेना, अप्रूवल लेना ज़रूरी है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक रिसर्च एथिक्स के हवाले से। उम्मीद है कि आपको रिसर्च एथिक्स जो हैं वो क्लियरली जो है आप उनके कॉन्सेप्ट्स को आप समझ गए होंगे। आसान अंदाज में बेहतर तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी याद रखिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन रिसर्च एथिक्स के पेपर में पूछे जाते हैं लाजमी तौर पर। तो इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ नसीब फरमाएँ, आपको ज़िंदगी में हर किस्म की मुसीबत परेशानी से महफूज फरमाएँ। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।